हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मेथड। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें 7 से 8 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का हम लोग ने पूरा जो मेजर पार्ट्स थे उसको हम लोग ने खत्म कर लिया है, उसको ओवर कर लिया है। अब कुछ सेक्टर्स हमारे बचे हैं जिसको हम लोग आज ओवर करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अब हमारा क्या क्या चीज़ें लेफ्ट आउट हो रहा है। तो बेसिकली स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक जो है एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जो है वो लगातार टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर हम लोग करने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में जैसे एफडीआई आ गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ हम लोग लेके आज बात करेंगे। तो बेसिकली हम अगर पहली चीज की बात करते हैं तो वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट, लेट मी चेंज माय पेन फर्स्ट टू रेड। सो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इट इज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन एनी कंट्रीज, बिटवीन एनी एंटिटीज, तो उसके जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड होता है ना, उस ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ payment. It is a systematic record of all the economic transactions between country and rest of the world. मान लीजिए इंडिया का किसी भी कंट्री से, लाइक चाइना से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, उसके जो रिकॉर्ड है उसको रखते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या, किस नाम से बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज नोन एज BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आगे BOP के नाम से ही रेफर होगा, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बता दिया। इसके दो एक कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। आपने सुना होगा कि बैंक में भी आप लोग को बोला जाता है कि व्हाट इज विच इज द टाइप ऑफ योर अकाउंट, लाइक सेविंग है या करंट। तो बेसिकली उसमें भी होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। विल भी हम लोग देखेंगे कि इसमें किस टाइप के, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो करंट एंड कैपिटल में आता है। करंट कंटेन्स ट्रेड, सर्विसेज में, और उसके बाद इनफ्लोज और ट्रांसफर, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। फिर इसमें कुछ टाइप के हमारे चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। विद देन स्टार्टिंग विद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है ना, वो रेगुलर, जो भी चीज़ें रेगुलर हो रही हैं उसके बारे में, जो रेगुलर ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में ये देखता है। करंट ट्रांजेक्शंस और रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई चीज़ अगर रेगुलरली हो रहा है वो आता है करंट अकाउंट के अंदर। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग डे टू डे। डेफिनेटली अगर रेगुलर है तो डे टू डे ही हम लोग बात करेंगे। इसमें ट्रेड किस चीज़ का होता है, गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, इन सारे चीज़ों का होता है, इनकम होता है और ट्रांसफर होता है। और इन सभी चीज़ों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो एक मस्त कॉन्सेप्ट बनता है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ ट्रेड इन गुड्स की, तो फिर इसमें क्या क्या होता है। गुड्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, किसी चीज़ की फिजिकल एंटिटी, फिजिकली। एग्जाम्पल, दिस इज माई स्पेक्स। तो इसकी अगर फिजिकली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स की हम बात करेंगे तो इट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड। कोई भी फिजिकल एंटिटी का जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। और अगर इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, इम्पोर्ट का और एक्सपोर्ट, जो वैल्यू होती है, इम्पोर्ट की वैल्यू होती है जो एक्सपोर्ट की, उसको हम लोग निकाल देते हैं, उसको हम लोग नाम जानते हैं किस नाम से, ट्रेड बैलेंस के नाम से। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, बेसिकली कितना वैल्यू आपने ट्रेड एक्सपोर्ट किया है और वैल्यू ऑफ ट्रेड इम्पोर्टेड, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी ट्रेड वैल्यू जो होगी, उसका अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो हमें मिल जाता है क्या, ट्रेड बैलेंस। दिस इज नोन एज ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है। हो सकता है आपने इंपोर्ट ज्यादा किया हो एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, हो सकता है आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया हो एज कंपेयर टू इंपोर्ट। तो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। इसी चीज को हम लोग अगर आगे देखते हैं तो फिर हम लोग सर्विसेज में भी कुछ ना कुछ ट्रेड करते हैं। जैसे कि इन्फोसिस हमारी हो गई, जो हम किस चीज क्या प्रोवाइड करती है, कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट हो गया, वो सारी चीजों को प्रोवाइड करती है किसी बाहर की कंट्रीज की कंपनीज को। तो दीज आर द थिंग्स। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें जो आती हैं वो हमारे सर्विसेज में आती है। टूरिज्म हो गया, ये सब चीजें जो आती है वो हमारे सर्विसेज में आती है। देन वी टॉक अबाउट इनकम इनफ्लोज, इनकम फ्लोज। बेसिकली ये होता क्या है, तो इट इज इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस, जो इंडियंस कमा रहे हैं कहाँ पे, अब्रॉड में, एंड जो फॉरेनर कमा रहे हैं इंडिया में। दिस इज नोन एज इनकम फ्लोज। कैसे इनकम फ्लो हो रहा है, या जो कमा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग किस चीज से देखते हैं, इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इंडियन ने की है अब्रॉड में, उससे जो भी इनकम हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम फ्लोज। और वही सेम चीज अगर फॉरेनर कर रहा है इंडिया में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम फ्लोज। बेसिकली आगे अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफर्स आता है, और ये होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है यार वन वे। इट इज वन वे, इट इज वन वे ट्रांसफर मनी बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सिर्फ एक तरफ, इंडिया या तो उधर दे रहा है या तो वहां से पैसा ले रहा है। दिस इज वन वे।
तो बेसिकली अगर मैं इसके आगे की बात करता हूं तो अब हमारा आता है करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? देखो करंट अकाउंट में चीजें क्या क्या हम लोग ने ऐड की थी, ट्रांसफर किया था, इनफ्लोज किया था, ठीक है, उसके बाद और क्या किया था हम लोग ने, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रेड इन गुड्स। तो इन सब चीजों को एक साथ ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, कितना पैसा तुमने इधर उधर किया है, ये सारी चीजें हमको पता लगने वाली हैं। इफ आई टॉक अबाउट सरप्लस एंड डेफिसिट, डेफिनेटली वो चीज होता रहता है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा रहा है या एक्सपोर्ट ज्यादा रहा है, तो इस चीज पे डिपेंड करती है। इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट, अब ये दूसरा पार्ट आता है किसका, बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा पार्ट है ये कैपिटल अकाउंट। इट इज अ फ्लो ऑफ कैपिटल और अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस इन ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब ये देखो क्या होता है ना कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है जिसमें ओनरशिप जब चेंज हो रही होती है तब का जो आपका ट्रांजैक्शन होता है उसका अगर रिकॉर्ड है तो इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट। ये देखो जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो गया, लोन्स हो गए, डेब्ट ट्रांजैक्शंस हो गए, इस टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एफडीआई तो फिर मेड बाय फॉरेन एंटिटीज इन डोमेस्टिक कंट्री या डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारे यहाँ कोई फॉरेनर आके अगर इन्वेस्टमेंट करता है दैट विल बी नोन एज एफडीआई। इफ आई टॉक अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो ये होता है परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, दीज आर द थिंग्स जिसपे हम लोग बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गया, अगर ये हम लोग फॉरेन मार्केट्स में इसका वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या परचेज या सेल ऑफ कर रहे हैं फॉर दिस, तो दिस विल बी नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। इसमें जानते हो एफडीआई की तरह पोर्टफोलियो जो है ना वो एंटेल डायरेक्ट कंट्रोल और ओनरशिप इन्वेस्टेड इन एंटिटी, तो दीज आर द थिंग्स। फिर आता है हमारे पास बायलेटरल लोन्स। व्हाट इज बायलेटरल लोन्स? इट इज बेसिकली अ फंड दैट इज बोरोड, इसी के बारे में हम लोग बात करें तो इट इज फंड बोरोड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। और ये जो होता है ना ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलरली मैं जाके किसी से बोल दूं कि मेरे को लोन दे दो तो इट विल बी नोन एज बायलेटरल लोन, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चलता है। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से लोन ले रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पे तो इट विल बी नोन एज बायलेटरल लोन। फिर आता है मल्टीलेटरल लोन। अब देखो बायलेटरल में क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय, सिंगल, राइट, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस। अब आता है मल्टीलेटरल, इट इज ऑल्सो अ फंड बोरोड अगेन फ्रॉम कंट्री टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सब जगह से जब आप पैसा उठाने लगते हो तो इट विल बी नोन एज मल्टीलेटरल लोन्स। अगर मैं आगे बात करता हूं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिसको हम लोग नाम देते हैं ईसीबीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इट इज दीज आर द लोन टेकन बाय डोमेस्टिक एंटिटीज फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स। कोई फॉरेन लेंडर है उससे अगर लोन लिया है किसने, डोमेस्टिक एंटिटी ने, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो इसमें बैंक लोन या बॉन्ड इशुएंस जो होता है ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं बैंक अकाउंट की तो दीज आर वेरी मच नॉर्मल थिंग। बैंक अकाउंट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स, और नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं, अब देखिए इसको, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल्स एनआरईज अकाउंट या एनआरओ अकाउंट्स या फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट, इस टाइप्स के ये अकाउंट होते हैं। ये क्यों कौन लेता है, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनको ये मिलता है, ये उनको हेल्ड करते हैं। अगेन बाय एंड सेल ऑफ एसेट, इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इट इज परचेज एंड सेल ऑफ फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट में जैसे कुछ भी हो गया, लैंड हो गया, आपकी जमीन आपने बेच दी, या रियल एस्टेट्स हो गया, लैंड हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, तो ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो दिस विल बी कमिंग अंडर बाय एंड सेल ऑफ एसेट्स ओनली। फिर आता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, हमने वहां क्या करंट अकाउंट बैलेंस किया था और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो इट इज बेसिकली अ नेट डिफरेंस बिटवीन किसका, देखो इट इज अ नेट डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट। यार किसी भी चीज का डिफरेंस, किसी का अकाउंट बैलेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, नेट डिफरेंसेस ही निकालोगे ना, कि क्रेडिट और डेबिट में कितना आपका डिफरेंस आ रहा है, तो वहीं आपको नेट अकाउंट पता लगेगा। तो दैट इज द थिंग। अब ये क्या करता है, ये मेजर करता है ओवरऑल फ्लो, जो भी ओवरऑल फ्लो हुआ है कैपिटल का उसको ये मेजर करता है कि कंट्री में कितना नेट फ्लो हुआ है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल कितना गया है। अगर मैं बात करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर अच्छे से बात करने की, इसको और तरीके से बात करने की, तो इट इज बेसिकली, अगर ये ब्रॉडर टर्म में मैं बात करूँ तो इट इज करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, इन दोनों को मिला के ही तो बना था हमारा, राइट। तो बेसिकली दीज आर करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम सरप्लस या डेफिसिट में भी जा सकता है। इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन है सारी चीजें, एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट है ना, सरप्लस मतलब आपने क्या किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इम्पोर्ट कम किया। डेफिसिट मतलब आपने क्या किया, इम्पोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया। तो ये सारी चीजें, अगर मैं इसके मेजर्स की बात करूं कैसे ये मेजर किया जाता है, तो इट एनकरेजेस डोमेस्टिक, देखो मेजर टू करेक्ट बीओपी सरप्लस, अगर सरप्लस बीओपी सरप्लस है तो फिर कैसे एनकरेज करता है, किस चीज का, डोमेस्टिक कंजम्पशन। आपको पता है कि अगर सरप्लस मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा कर सकते हो, एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हो,
राइट। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो मतलब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास सर्विसेज प्रोवाइड हैं अच्छे से, तुम्हारे पास चीज़ें बहुत अच्छे से हैं, तो वो तुम्हारे जो डोमेस्टिक यूज़ होगा वो भी तो बढ़ जाएगा उसमें। तो दीज आर द थिंग, एक्सटर्नल डिमांड से हम लोग थोड़ा सा बच जाते हैं इसमें। फिर बूस्ट करता है किस चीज़ का, इम्पोर्ट को बूस्ट करता है, लिबरलाइज करता है इम्पोर्ट्स को एंड रिमूव करता है ट्रेड बैरियर्स को। फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो एडजस्टमेंट भी होती है। अगर मैं बात करता हूँ मेजर्स टू करेक्ट बीओपी डेफिसिट, तो फिर इसमें क्या करता है, ये प्रमोट करता है किस चीज़ को, एक्सपोर्ट को। देन इट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को, एनहांस करता है किसको, कॉम्पिटिटिवनेस को, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। तो दीज आर द थिंग्स। सॉरी शायद मैंने आपको इसमें उल्टा पढ़ा दिया था, दिस वाज फॉर बूस्ट इंपोर्ट एंड दिस इज फॉर बूस्ट एक्सपोर्ट, प्रमोट एक्सपोर्ट। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज हो गया था, मैंने बोल दिया था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा। तो दीज वर द थिंग्स, बस इसी का एक पॉइंट था जो मेरे को करेक्ट करना था। देन आता है फिस्कल कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो कम होता है, मैनेज जो पब्लिक डेट होता है वो भी हम लोग मैनेज कर पाते हैं। फिर फॉरेन कैपिटल को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, और इन सब चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। होता क्या है अब ये बेसिकली इसका दूसरा नाम आप लोग ने शायद सुना होगा, फॉरेक्स रिजर्व। What is this forex reserve? We are going to study this. It serves as a financial buffer and a crucial for ensuring stability in international trade and managing economic risk. Basically ये जो economic risk होता है ना, उसको manage करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है। कैसे? अगर देखिए बीओपी सरप्लस है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, चूज करेगा किस चीज के लिए, कि फॉरेक्स एक्सचेंज रेट को बढ़ा देते हैं, रिजर्व को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अगर ये क्या करेगा, फिर उसके बाद बाय बाइंग एक्सेस फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी होगी उसको ये खुद ले लेगा और कंट्री की इकोनॉमी जो होगी उसको थोड़ा सा लेके आएगा अपने अकॉर्डिंग। और उसी के साथ डेफिसिट की बात करूं तो फिर ये क्या करेगा, अब मान लीजिए इसमें अगर ये इंक्रीज कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, तो इसमें क्या करेगा, इट विल यूटिलाइज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय सेलिंग फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो बेसिकली दीज आर द थिंग। एम क्या होता है, टू सपोर्ट डोमेस्टिक करेंसीज वैल्यू, टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिप्रिसिएशन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको हम लोग देखते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स क्या है, तो फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इनके फॉरेन करेंसीज हैं। फिर उसके बाद एक्युमुलेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं तो ट्रेड सरप्लस, फिर कैपिटल इनफ्लोज और इंटरनेशनल बोरिंग में ये हमारे काफी ज्यादा देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। फिर रोल करना, अगर रोल की मैं बात करूं फॉरेन करेंसीज के रोल क्या है, तो यार देखिए एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, दीज आर द बेस्ट रोल जो ये प्ले करता है। तो एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी होती है, सेंट्रल बैंक जो होता है ये इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बड़ा काम आता है, कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है डेफिनेटली। फिर अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड, तो गोल्ड के बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं। इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई कभी आपको मान लीजिए ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस टू इन्फ्लेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, जितना गोल्ड होता है ना उतना ही आप लोग करेंसी प्रिंट कर सकते हो। दीज आर थिंग्स। फिर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है इसकी कि ये करेंसी फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, इट कैन सेल गोल्ड टू ऑब्टेन मोर नीडेड फंड्स। अपना आप गोल्ड बेच दीजिए, कुछ गोल्ड बेचिए, उससे आपको क्या मिलेगा, करेंसी आप ज़्यादा प्रिंट कर सकोगे या आप थोड़ी करेंसी को अपने बढ़ावा दे सकोगे। इफ आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी, तो वो तो रहता ही रहता है। क्राइसिस हेज, देखिए क्या होता है ना कि जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है उसमें गोल्ड ना बहुत ज़्यादा वैल्यू अपनी दिखाता है, वो ना रिटेन करता है इट्स वैल्यू फॉर और इसको अप्रिशिएट भी किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। डाइवर्सिफाइड रिजर्व्स बाय परचेजिंग गोल्ड, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं सारे परचेजेस को। और अगर मैं बात करता हूँ फिर SDRs की, तो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर हमें बात करने की थोड़ी सी नीड है। SDRs आर द टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट दैट आर क्रिएटेड एंड एलोकेटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब IMF इसको क्रिएट करता है और ये एलोकेट करता है किस चीज को, हमारे SDRs को। और ये क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ये क्या करते हैं, सर्व एज अ सप्लीमेंट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया इसका एक बहुत ही अच्छा मेंबर है। इट इज नॉट अ फिजिकल करेंसी बट रादर अ फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंट्री यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड IMF। तो बेसिकली ये फिजिकल मनी नहीं है, पैसा नहीं है कि नोट आपको मिल रही है, ये एक फॉर्म होता है जिसके तहत अंडरस्टैंडिंग होती है IMF और पर्टिकुलर जो कंट्री होती है उसके। देन वैल्यू ऑफ जो SDR होती है वो किस चीज पे बेस होती है, वो बेसिकली बेस होती है मेजर इंटरनेशनल करेंसीज पे।
जैसे यूएस डॉलर होगा, यूरो हो गया, चाइना का युआन हो गया, अपना येन हो गया, तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। और पीरियोडिकली अगर मैं बात करूँ तो ये रिव्यू करता है कि करेंसी की कॉम्पोजिशन, वेटेज वगैरह क्या है। अगर मैं बात करता हूँ रिजर्व ट्रांच पोजीशन की, तो बेसिकली आरटीपी जो होता है ये होता है कंट्रीज कोटा और शेयर इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक कंट्री का कितना कोटा है, कहाँ पे, आईएमएफ पे, वो बेसिकली कौन मेजर करता है, वो हमारा मेजर करता है आरटीपी। इफ आई टॉक अबाउट ईच मेंबर हैज स्पेसिफिक कोटा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक साइज, आपके इकोनॉमिक साइज ऑफ कोटा होता है, उसके बेस पे आपको कंट्री का जो कोटा है वो मिलता है। एंड डिटरमाइन इट्स फाइनेंशियल एंड वोटिंग राइट्स विद आईएमएफ। इट रिप्रेजेंट्स कंट्रीज पोटेंशियल क्लेम। जो कंट्री का पोटेंशियल क्लेम होता है ना, वो आईएमएफ पे ये दिखाता है। देखो यार, मैंने ना जो पीपीटी बनाई है तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट बनाई है। मैं अगर इसको सिर्फ रीड भी कर देता हूँ ना, तो तुम्हारा पूरा रिवीजन होने वाला है। बेसिकली मैं फिर भी तुम्हें इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब एक चीज इसमें लिखी है मैंने, इफ इंडिया एनकाउंटर्स अ सीवियर इकोनॉमिक सिचुएशन, इट कैन अप्रोच द आईएमएफ एंड रिक्वेस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू द लिमिट ऑफ रिजर्व ट्रांच पोजीशन। जितनी आरटीपी इंडिया की होगी, अगर हमारे पास कोई इकोनॉमिक मान लीजिए इकोनॉमिक कुछ क्राइसिस आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आईएमएफ को अप्रोच कर सकते हैं कि भैया सुनो, ऐसा है ना कि हमारी इतनी लिमिट है, हमें इतना पैसा दे दो, हमें इतना ये चीज़ दे दो कि हम अपना जो मेरा कोटा इतना है मेरे को दे दो, ताकि हम अपनी सिचुएशन को संभाल सकें। तो ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। फिर अगर मैं बात करता हूँ एक्सचेंज रेट, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन। देखो इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, कभी भी नोटिस किया होगा कि कहीं बाहर जाते हो तो यूएस डॉलर की ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट। यूएस डॉलर में या तो वहाँ की जो करेंसी होती है उससे एक्सचेंज करते हो। क्यों, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो ना वहाँ खर्चने में, वहाँ टैक्सी करने में, वहाँ होटल्स लेने में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे घूमने फिरने में ये तुम्हें दिक्कत ना हो, इस वजह से। तो बेसिकली यही ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारी जो बड़े स्तर पे जो ट्रांजेक्शन हो उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आ सकती है कि भाई पता चला मैंने तुम्हें रुपीज़ दी, तुम मुझे डॉलर्स में चाह रहे हो कि मैं तुम्हें पैसा दूँ। नहीं है ना हमारे पास डॉलर्स, आम आदमी के पास डॉलर कहाँ से आएगा। तो बेसिकली उसके लिए हमने क्या बनाया, एक्सचेंज रेट्स बनाए। ये डिटरमाइन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को विद करेंसीज आर बॉट एंड वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक में ऑल्सो इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ करेंसी। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा इंटरवीन होता है, सेंट्रल बैंक का भी अच्छा खासा उसमें हाथ होता है। अगर टाइप्स की मैं बात करता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो ये एक होता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेटिंग अप स्पेसिफिक वैल्यू, नाम से ही पता लग रहा है कि स्पेसिफिक वैल्यू रख दी गई है करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड लाइक गोल्ड, कि एक स्टैंडर्ड आपने करेंसी रख दी है कि इतना है, अब ये चलेगा। फिर मेन गोल क्या होता है इसमें, स्टेबिलिटी को लेके आना। सबसे बड़ा गोल जो होता है वो होता है स्टेबिलिटी को लेके आना। किस चीज़ में, फॉरेन ट्रेड में एंड कैपिटल फ्लोज में, कि कैपिटल जो है वो इजीली अपना फ्लो हो रहा है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारा इजीली स्मूथली जो हो रहा है वो चल रहा है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट नीड्स टू होल्ड सस्टेन, देखो एक सब्सटैंशियल अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट को होल्ड करना पड़ता है फॉरेन करेंसी का, कि अगर मान लीजिए कभी दिक्कत आई तो मैं कैसे इंटरवीन करूंगा अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो आई मीन एक्सचेंज करेंसी नहीं है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बात करता हूँ, हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी और गोल्ड इज कॉल्ड पैरिटी वैल्यू। मतलब फिक्स्ड जो वैल्यू होती है करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी या गोल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरिटी वैल्यू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिट्स अगर मैं बात करूँ, मेरिट्स ऑफ दिस की, इसकी क्या पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स क्या है, स्टेबिलिटी लेके आता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, फिर सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, कैपिटल मूवमेंट, डोमेस्टिक कंट्री एज देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। फिर अगर डीमेरिट्स की, तो भाई हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड डेफिनेटली, ठीक है, इसका मतलब आपके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इट में रिजल्ट्स इन अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेफिनेटली यार देखो ना हमारे आज रुपीज़ का क्या रेट चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है यूएस डॉलर के सामने। फिर डिस्करेज करता है ऑब्जेक्टिव हैविंग फ्री मार्केट्स, तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इसको हम लोग फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। देखो जो भी सप्लाई और डिमांड हो रहा है उसकी वजह से जो भी एक्सचेंज रेट जो फ्लोट कर रहा है ना, उसको हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। फिर गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन इन सेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करती है। द रेट एट विच डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी इक्वल्स इट्स सप्लाई इज नोन एज इक्विलिब्रियम रेट, पर्क रेट या नॉर्मल रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। होप आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी। इट कैन ऑब्जर्व इकोनॉमिक शॉक्स,
इकोनॉमिक शॉक होता है ना तो उसको ये अब्जॉर्व कर सकता है, फिर एडजस्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज। भाई देखिए सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखो ना तो कहीं ना कहीं सब चीज़ में देखो स्टेबिलिटी के लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके मेरिट्स की तो देयर इज नो नीड टू फॉर द गवर्नमेंट टू होल्ड एनी रिजर्व। गवर्नमेंट को इसके लिए कोई रिजर्व होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर ओवर वैल्यूएशन की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये एलिमिनेट करता है, फिर एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। डीमेरिट्स की मैं बात करता हूँ तो ये एनकरेज करता है किस चीज़ को, स्पेकुलेशन इन द इकोनॉमी। फिर नो स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी नहीं आती है इससे। एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, भाई एक्सचेंज रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। तो ये भी हम लोग ने देख लिया। अगर इसके बाद के मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो यार आता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सी अभी ना 20-21 मिनट हुए हम लोग को करते हुए, लेकिन हम लोग इतनी फास्ट चल रहे हैं, इतनी अच्छे। भाई देख फास्ट चलना ही पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन मत किया करो कि हम लोग फास्ट क्यों चल रहे हैं। तुम क्या चाह रहे हो कि 10 बॉल में 25 रन ना बना पाऊँ क्या, टुक 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 करके खेलूँ थला फॉर रीजन? वो नहीं कर सकते ना यार। अब एग्जाम बगल में है तो पढ़ना ही ऐसे पड़ेगा। यही एक अपने पास तरीका बचा है जिससे हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें लगो। 20-22 मिनट्स हो गए, मैं लगातार उसी पेस पे बोलता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो इफ़ आई एम डूइंग सो ना तो कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि यार तुम इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वाइंड अप करो। आई डोंट वांट यू कि तुम उसमें टाइम वेस्ट करो, कोई मतलब नहीं है इस पर टाइम वेस्ट करने का। तुम्हारा काम है पेपर निकालना, तुम्हारा काम है नॉलेज को गेन करना। नहीं, मैं तुम्हें नॉलेज नहीं देना चाह रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के एकदम इसके महारत हासिल कर लो, PhD कर लो। नहीं, इफ़ यू आर विलिंग टू गेन नॉलेज फॉर इकोनॉमिक्स, गो फॉर प्रोफेसरशिप। जाइए पढ़िए, PhD करिए, प्रोफेसर बनिए। डोंट गो फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज इज ओनली फॉर क्रैकिंग दिस, और आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए जितना आपको पेपर निकालने में हेल्प हो। तो अभी फिलहाल उतनी नॉलेज रखो, पेपर निकालना मेरा मोटिव है, तुम लोग का पेपर निकले। फर्दर आपकी जो नॉलेज होगी वो चीज़ वर्क कर जाएगी। सी तो दिस इज द थिंग। भाई देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स भी DSP वगैरह बन गए, क्या उनको ये नॉलेज होगी? सो डेफिनेटली दे आर मैनेजिंग ना, वो फिर भी DSP हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो इतनी नॉलेज में तुम भी कर सकते हो मैनेज। तो मैं तुम्हें नहीं सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर दिस की पढ़ते रहो। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड, आई एम नॉट टेलिंग हम कि बहुत ख़राब है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट दिस इज़ द थिंग जिस पे तुम्हें वर्क करने की ज़रूरत है। इफ़ आई एम टेलिंग यू कि हाँ ऐसे करिए तो प्लीज़ ऐसे ही करिए। दिस इज़ फॉर योर रिविजन। आपको मैं आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनाना चाह रहा हूँ। आई डोंट वांट कि आप कहीं भी जाके ऐसा कुछ करो कि हाँ बहुत अच्छे हो आप इकोनॉमिक्स में ना। आपका पेपर निकले, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, दैट इज़ माई मोटिव, जस्ट दैट इज़ माई मोटिव। इसीलिए मैं इस चीज़ को जितना फास्ट हो सकता है उतनी फास्ट पढ़ाता हूँ। हो सकता है आप लोग को थोड़ा बहुत रिवाइंड करके देखना पड़ सकता है। और ये जो वॉइस की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जो कनेक्शन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी तुम ही को मैनेज करना पड़ेगा, मेरे को नहीं। आई एम नॉट द वन जो ये मेरा काम है तुमको पढ़ाना। अगर तुम्हें मेरी वॉइस समझ में आ रही है ना तो तुम उस वॉइस को भी इग्नोर कर सकते हो। इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस सर्विसेज, इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस प्रीलिम्स, ये आपको करना है तो फिर यू विल हैव टू मैनेज। क्योंकि मेरे पास तो देखो यार टेक्नोलॉजिकल थोड़े कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। एंड अभी इतनी जल्दी मैं सारी चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाऊंगा, मैं सारी चीज़ों को चेंज नहीं करूँगा, मैं अभी ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। आई विल बी चेंजिंग दिस, आई एम प्रॉमिसिंग। बट हाँ कुछ टाइम रुकने के बाद, मे बी विद इन मंथ और 2, इस चीज़ में मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। बट हाँ इस चीज़ को तब तक के लिए मैनेज करिए एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हो। अगर मेरी देखो ये नॉर्मल स्पीड है मेरी, आई एम नॉट डूइंग इट ऑन 1.5 या 1.2, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ अपने सुनने के थोड़ा सा उसको अपने आप को प्रिपेयर करो। मेरे को मत बोलो कि मैं धीरे पढ़ाऊँ, बिकॉज आई कांट। मेरे पास और भी चीज़ें हैं यार, मेरे को अभी इसके बाद साइंस एंड टेक्स्ट पढ़ाना है, उसके बाद ज्योग्राफी, दिन हिस्ट्री, और दिन कितने हैं, मुश्किल से 1 महीना तो मेरे पास है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जिस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, दिस इज नथिंग समथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज कॉम्बिनेशन कि यार दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कि यार ये फ्लेक्सिबल भी है और फिक्स्ड भी है। फिर हाइब्रिड सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। एक्सचेंज रेट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज। जो मार्केट फोर्सेज होती हैं जैसे सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट इज स्टेबलाइज्ड बाय सेंट्रल बैंक इन केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन। तो इस सब चीज़ों में सेंट्रल बैंक अपना जो आता है वो सामने लेके आता है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। फिर इंडिया फ्लोज अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम।
इंडिया जो करता है वो क्या करता है, मैनेज एक्सचेंज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के फ्लो करता है। फिर when country deliberately manipulates the exchange rate by not adhering to rules and regulation, it is known as dirty floating। अगर भाई देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं माना जा रहा है तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग इज समथिंग लाइक दिस, बैलेंस बिटवीन मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट एंड नीड फॉर स्टेबिलिटी इन द domestic economy। Other types of exchange rate systems are adjusted peg system, wide up band system and crawling peg system। अब ये होते क्या हैं तीनों, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो कंट्रीज फिक्स द एक्सचेंज रेट सिस्टम विद देयर करेंसी अगेंस्ट द स्पेसिफिक करेंसी नोन एज एडजस्टेड पेग सिस्टम। ठीक है, अगर कंट्री ने क्या किया, एक फिक्स कर दिया है अपने एक पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना, इट कैन बी एट लोअर रेट, डिवैल्यूएशन हो सकती है, हायर रेट ऑफ, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो सकती है। फिर वाइडर की अगर बात करता हूँ तो कंट्री कैन चेंज इट्स करेंसी एक्सचेंज वैल्यू विद रेंज ऑफ 10%। 10% से ये अपनी जो वैल्यू होती है वो चेंज कर सकते हैं। फिर क्रॉलिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो इट लाइज बिटवीन फ्लोटिंग सिस्टम एंड एडजस्टेड पे सिस्टम। एडजस्टेड पेग सिस्टम जो होता है उसके बीच में ही आता है। ये पैरिटी वैल्यू जो होती है वो परमिट करती है स्मॉल वेरिएशन के लिए। स्मॉल वेरिएशन अगर मैं बात करता हूँ डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन वर्सेस डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन की, देखिए क्या होता है ना, डीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन में जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ये फिक्स होता है, लेकिन डिप्रिसिएशन में क्या होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। अकरेंस की बात करता हूँ तो इट अकर्स ड्यू टू गवर्नमेंट, और ये जो आता है ये अकर करता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड एंड सप्लाई। फिर प्रोज क्या होते हैं करेंसी के डीवैल्यू होने के, एक्सपोर्ट इसका बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, बूस्ट का एक्सपोर्ट का जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। फिर एक्सपोर्ट जो होता है वो चीपर हो जाता है इन इंटरनेशनल मार्केट। ये सारी चीजें होती हैं, और इंक्रीज करता है किस चीज का, टूरिज्म का। फॉरेन करेंसीज जो होती हैं कैन बाय मोर लोकल करेंसी। फिर इसके बाद क्या हो सकता है कि रिड्यूस करता है किस चीज को, ट्रेड डेफिसिट को ये रिड्यूस करता है। किस तरीके से कि इंपोर्ट को मोर एक्सपेंसिव करके। फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी ये प्रमोट करता है। अगर मैं कॉन्स की बात करता हूँ तो फिर इसमें इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होता है वो भी आता है, तो इंपोर्ट जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। कैपिटल फ्लाई, और उसके बाद इन्वेस्टर की जो अनसर्टेनिटी रहती है, फिर डेट बर्डन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। किस तरीके से कि मोर डेट करेंसी इज नीडेड टू पे ऑफ द डेट, भाई ज्यादा पैसा चाहिए ना, तो उसी क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रेपुटेशन, भाई बिल्कुल आपकी करेंसी की वैल्यू जो कम हुई है उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो बेसिकली दिस इज द कर्व, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि डेफिसिट जो होती है वो पहले ऐसे आती है, फिर उसके बाद नीचे किस तरीके से ये जे कर्व बना के ऊपर चला जाती है, इवेंचुअली लीडिंग टू सरप्लस एंड देन गोइंग आगे आगे एंड आगे। अगर मैं बात करता हूँ नीड, तो नहीं, ये रेल नीड नहीं है, दिस इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगर मैं इसकी बात कर दूं, इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी रिलेटिव टू बास्केट ऑफ अदर करेंसीज। ये एक एवरेज निकालता है किससे, कि अपनी जो कंट्री है उसकी करेंसी का और जो बास्केट ऑफ अदर करेंसी है उसका। तो सेलेक्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग, उसके बाद पार्टनर्स ऑफ इंडिया एट आरबीआई प्रेजेंट कैलकुलेट्स नीर या रीर यूजिंग अ 6 करेंसी जो बास्केट होते हैं, 40 करेंसी बास्केट जो होते हैं उससे। तो ये क्या करता है, वेट असाइन करता है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करता है बायलेटरल एक्सचेंज रेट को, फिर उसके बाद कंप्यूट करता है नीर इंडेक्स को। अगर मैं रीर की बात करता हूँ तो इट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट इज जस्ट एडजस्टेड द नीर, जो नीर होता है ना उसको एडजस्ट करके इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल। अगर इसकी बात करूँ तो ये पहले नीर इंडेक्स, उसके बाद इसको एडजस्ट करता है। तो ये कब हुआ था भाई, देखिए 2015 और 16 को ये बेस ईयर लेते हैं और इसके बाद कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू वेदर अ कंट्रीज करेंसी इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। तो बेसिकली हम लोग जो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू देखते हैं, कैसे पता लगता है, बेस ईयर 2015-16 को लेके। अगर मैं बात करता हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी, अब देखो क्या होता है ना कि 10 रुपए में पहले तुम 5 सेब ले पाते थे, अब तुम 10 रुपए में 1 सेब ले पा रहे हो। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हुई है, रुपीस की कम हो गई है ना। जो पावर उसकी पहले थी कि 5 सेब खरीद लिया, अब वो 1 ही सेब खरीद पा रहा है। तो दिस आर द थिंग, इट इज अ वे टू कंपेयर इस चीज से हम लोग, जो ये परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, इट वे टू कंपेयर अ रिलेटिव वैल्यू ऑफ करेंसी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज।
if you convert currency of one country into another, the amount you get should be enabled to buy a same basket of goods in both the countries। वही चीज मैंने बताई। अब ये चीज अगर दोनों कंट्रीज में हो पा रही है तो दिस आर द थिंग्स। अब आते हैं हम लोग FDI पे। व्हाट इज FDI? इट इज डेफिनेटली, मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल कंपनी या एंटिटीज फ्रॉम वन कंट्री इनटू अनदर कंट्री। तो ये चीज अगर हम लोग देखें तो ये इंटरनेशनली चीजों को देखा जाता है। इट एस्टैब्लिश लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल इन द बिजनेस ऑपरेशन एंड FDI। अगर मैं बात करता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट्स की तो पहला आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिर जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फिर उसके बाद ग्रीन फील्ड और उसके बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो FDI बाय शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर और स्टेक ऑन इंडियन कंपनीज। जॉइंट वेंचर होता है कि इंडियन कंपनी और जो फॉरेन कंपनी होती है वो दोनों साथ में मिलके न्यू एंटिटी को देखती हैं। उसके बाद मर्जर्स की मैं बात करूँ तो फॉरेन कंपनी जो होती है वो एक्वायर कर लेती है या मर्ज कर लेती है किससे, एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी से। इसको हम लोग फिर ग्रीन फील्ड जो होता है वो करता है सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस के सेटिंग अप को ये कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर इसकी चैलेंजेस की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी बर्डन जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है, रेड टेप चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें लीगल एंड जुडिशियल चैलेंजेस हैं। कल्चरल एंड लैंग्वेज का बैरियर है, बिल्कुल है। आप देखो कि जो अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मराठी वाला इशू आ रहा है लैंग्वेज को लेके, कि वहाँ पे हो तो मराठी ही बोलो, यू कांट स्पीक एनीथिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि जैसे चल रही हैं। अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने क्या इसको स्टेप्स लिए थे इसको कर्व करने के लिए, तो फिर देखिए स्ट्रीमलाइन किया किसको, ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेटरी प्रोसेस को। कैसे कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट था वो भी थोड़ा बहुत किया, जैसे कि भारत नेट फॉर रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स आए, कुछ चीज़ें इसमें भी थोड़ी सी बेनिफिट मिली। फिर लीगल एंड जुडिशियल में भी काफ़ी चीज़ें आई। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी लगाए थे, जैसे प्रधानमंत्री कौशल कुछ करके था ना, कौशल विकास, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं बात करूँ, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा एकदम से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI में डिफरेंस क्या है? तो देखिए FDI जो होती है वो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस और प्रोजेक्ट विद अ लास्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये जो बात करता है FPI, ये स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और इन सब में बात करता है। ये लॉन्ग टर्म प्रेजेंस के लिए है एंड दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, FDI में हाई लेवल ऑफ कंट्रोल है, लिमिटेड या तो फिर नो कंट्रोल है FPI में। FPI के बाद मैं बात करता हूँ FDI की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है इसमें, और इसमें जो है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहता है। अगर मैं बात करता हूँ FPI की तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट इंडियन या NRI जो होते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह में, उसको हम लोग क्या कहते हैं FPI। FPI इन्वेस्टर्स आर टिपिकली एम टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड सीक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म में ये जनरली नहीं पाए जाते हैं। अगर FPI कैन बी मेड इन इंडिया थ्रू इंस्ट्रूमेंटल, जैसे अमेरिकन ADRs हो गया, फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी जो होते हैं, फिर मसाला बॉन्ड्स हो जाते हैं। इस चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो अमेरिकन ADRs हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो हैं, ये नेगोशिएटेबल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये इशू करता है कौन? US के बैंक्स करते हैं, US बैंक करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर इन फॉरेन कंपनी, और दे आर ट्रेडेड इन US स्टॉक एक्सचेंज सच एज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इन सब चीज़ों पे ये ऑपरेट करते हैं। फिर ग्लोबल की मैं बात करता हूँ तो ये भी ऑपरेट करते हैं उसी तरीके से, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इशू होते हैं मार्केट आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट। ये बाहर आउटसाइड जो यूनाइटेड स्टेट के बाहर के मार्केट होते हैं उसमें होता है, जैसे यूरोपियन एक्सचेंज लाइक लंदन स्टॉक एक्सचेंज और इन सब चीज़ों से एशियन, और फिर हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज, कुछ इन तरीके। मसाला बॉन्ड की मैं बात करूँ तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड होता है ये, और ये इंडियन एंटिटी को ओवरसीज मार्केट में देखा जाए तो करता है, इन्वेस्टर को प्रमोट करता है। उसके बाद कैपिटल फ्लाइट की मैं बात करता हूँ। कैपिटल फ्लाइट की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल आउटफ्लो of capital or financial asset from a country. It is basically a large scale outflow of capital or a financial asset. जब ज़्यादातर जो हमारा होता है वो बाहर जाता है तब। फिर इसमें हमें भाई देखिए डिवैल्यूएशन भी हो सकती है कुछ। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, डाउन टर्न आता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है, करेंसी का डिप्रिसिएशन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट ने इसको सही करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, जैसे फिजिकल स्टेबल होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, इन सबको उन्होंने प्रमोट किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आया, रूल ऑफ लॉ को लेके आया। रूल ऑफ लॉ आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, राइट? आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ,
तो बेसिकली फ्रॉम वहाँ पॉलिसी कंसिस्टेंसी टू प्रोड्यूस अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अगर इसकी मैं बात करूँ तो कैपिटल कंट्रोल भी लेके आया, फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की, भाई उनको यहाँ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ट्रांसपेरेंट है, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड शॉर्ट टर्म लीगल फ्रेमवर्क। अगर मैं बात करता हूँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, तो ये होता है एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कैश फ्लो पैटर्न्स, डेट लेवल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, इन सबको अगर मैं बात करूँ ये किससे द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो कल ही हम लोग ने पढ़ा था सेबी के बारे में। सेबी के बारे में हम लोग ने कल पढ़ा था, उसी के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। अगर इसके आगे मैं बात करता हूँ क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया की, तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको बताता हूँ तो लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स क्रेडिट रेटिंग एंड रिसर्च सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट्स। ये बेसिकली क्या करता है, रिसर्च सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। अगर इसके ओनरशिप की बात करूँ तो इट इज मेजरली ओन्ड बाय स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल, जैसे ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अगर ICAR की बात करूँ तो ये भी ऑफर करता है क्रेडिट रेटिंग को। बेसिकली दीज आर फॉर क्रेडिट रेटिंग ओनली। केयर है वो भी क्रेडिट रेटिंग और रिसर्च के लिए ही आता है। अगर इसकी मैं बात करता हूँ ICRA की, तो ये सब्सिडरी एंड मूडी इन्वेस्टर्स सर्विसेज के द्वारा ओनरशिप इनकी होती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ केयर की, तो ये भी मेजॉरिटी ओन्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लिस्ट होते हैं कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की, तो बेसिकली दीज आर ऑल्सो फॉर दिस सेम सर्विसेज ओनली। डेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया के लिए है ये, सब्सिडरी टू फिंच रेटिंग्स, ये इनके ओनर हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ब्रिकवर्ड रैंकिंग की, तो फिर ब्रिक वर्क रैंकिंग ये जो होता है ना, ये क्रेडिट रेटिंग को करता है कहाँ, कॉर्पोरेट, स्मॉल, मीडियम एंड एंटरप्राइजेज में। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट रहता है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ईज with which country's currency can be exchanged into another currency used for international transaction। मान लीजिए आप जाते हो घूमने मालदीव्स गए आप, और आपने क्या किया, अपने इंडियन रुपीस की करेंसी दी, लेकिन वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। तो ये इसी को कितने इजीली आपकी करेंसी चेंज हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अगर इसकी बात करूँ तो इट मीन्स दैट करेंसी रेजिडेंट कैन फ्रीली कन्वर्ट देयर डोमेस्टिक करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल कर सकते हैं बहुत इजीली। फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, सिंस इन इंडिया देयर इज फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, मतलब आप आराम से करा सकते हो 1990 से ये चीज़ है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज एबिलिटी टू फ्रीली मूव कैपिटल इन एंड आउट ऑफ कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। आप फ्रीली अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। अगर मैं पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करता हूँ, तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज समथिंग जो पार्शियल अकाउंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो इंडिया इम्पोजेस लिमिट्स ऑन, ये तो यार चलो एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। बैलेंसिंग एक्ट, तो लिबरलाइजिंग कन्वर्टिबिलिटी टू कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इट ऑल्सो एक्सपोजेस इकोनॉमिक रिस्क सच एज करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट की, तो बेसिकली इट इज समथिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA। इसके बारे में हम लोग ने पीछे पढ़ा था। इट इज नथिंग बट इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है, जो ग्रांट करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं किस चीज को, सर्टेन प्रोडक्ट्स को या कोई सर्विसेज को, बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स या ट्रेड बैरियर। बेसिकली 2 कंट्रीज के बीच में कुछ समझौते हो गए कि यार पर्टिकुलर कोई चीज़ है, ये चश्मा तुम लेके आओगे तो इस पर मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, ये लेके आ जाओ तुम। ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान, इंडिया हैज़ प्रेफरेंशियल PTA विद अफगानिस्तान, ये पॉजिटिव लिस्ट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट एलिमिनेट्स या रिड्यूस ट्रेड बैरियर। क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ट्रेड बैरियर को, इंक्लूडिंग ट्रेड कोटाज, उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर और इन सब चीज़ों को। इसका अगर इंडिया श्रीलंका की बात करें तो ये हमारे आते हैं इसमें, इंडिया और श्रीलंका। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ CECA और CEPA, व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो यार नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि क्या है ये, मोर जो एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट है ये। उसके बाद रेगुलेटरी इशू
ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम्स एंड कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर एरियाज। एम इसका क्या है कि CEPA जो है इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन CECA। अगर CECA करता हूँ तो ये सिंगापुर मलेशिया हो गया, CEPA होता है तो फिर साउथ कोरिया एंड जापान की हम लोग बात करते हैं। कस्टम्स यूनियन पे आ जाते हैं हम लोग, अगर इट इज अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू एस्टैब्लिश कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। यार कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होना चाहिए ऑन इम्पोर्ट एंड नॉन मेंबर कंट्रीज। इम्पोर्ट या नॉन मेंबर कंट्रीज पे एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द कंट्री टू आल्सो एलिमिनेट इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर अमंग देमसेल्व्स। तो क्या होता है कि जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला सीन था, कुछ इस तरीके से तुम मेरा माफ करो मैं तुम्हारा माफ करूंगा, इसमें चलता रहता है। कॉमन मार्केट में कहता हूं मैं कि गोज बियॉन्ड द कस्टम यूनियन अलाउइंग द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि आप फ्रीली लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो दीज आर द थिंग्स जो इसमें चलती है, जैसे यूरोपियन यूनियन है इसमें चलती है। इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज। इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है ना कि कोई दिक्कत ही नहीं आती है, आराम से चीजें वर्क कर रही होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की मैं बात करता हूँ तो इट इज ये जो है ना 2023 में सेट्स द टारगेट ऑफ 2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030। इसका टारगेट है 2030 तक 2 ट्रिलियन जो डॉलर है उसका एक्सपोर्ट कर डालें। अब अप्रोच इसकी क्या होती है, इंसेंटिव टू रेमिशन। भाई रेमिशन क्या करेंगे, इंसेंटिव दीजिए उसमें। फिर एक्सपोर्ट प्रमोटिंग थ्रू कोलैबोरेशन, इतना कोलैबोरेशन, कुछ चीजें इजी करिए जिससे कोलैब कर पाएं आप, एक्सपोर्ट अपना बढ़ा पाएं। फिर उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप प्रमोट करिए, इमर्जिंग एरियाज को देखिए। फिर उसके बाद मेजर फीचर्स की बात करता हूं तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, जैसे IT सिस्टम हो गया, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक सारी चीजें, आधी चीजें ऑटोमेटिक करवाइए। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जैसे आप न्यू टाउन्स फरीदाबाद, मिर्जापुर, ये सारी जो वाराणसी वगैरह जो है ये देखा जाए तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज करिए किसको, एक्सपोर्टर्स को, इन सबको स्टार दीजिए, जैसे रेटिंग करिए 2, 4, 6, 8, जैसे भी आपकी 5 स्टार रेटिंग ये सारी चलती है ना, इस चीज प्रमोट करिए एक्सपोर्ट एंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ डिस्ट्रिक्ट हब होता है, जैसे मान लीजिए भदोही है, भदोही का कारपेट बहुत ज्यादा फेमस है, उसको बाहर लेके जाइए ना, एक्सपोर्ट करवाइए। तो दीज आर द थिंग। फिर उसके बाद स्ट्रीमलाइनिंग पॉलिसीज, कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके जाइए इन सब चीजों को प्रमोट करे। फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं उसको फैसिलिटेट करिए, लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली सेल कर पाए, उससे उन लोग का भी तो बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जैसे बैटरी, ई व्हीकल और ये सारी जो चीजें हैं, इनको आप, इनका वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकल सिस्टम जो होता है, ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखिए कि ये कहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं। हाइड्रोजन का यूज करिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है उसका भी यूज करिए। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि सारी चीजें इनके में है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि मर्चेंटिंग ट्रेड की, तो फिर उसके बाद मर्चेंटिंग ट्रेड इन्वॉल्व्स शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर। तो बहुत इजी तरीके से इन चीज़ों को होना चाहिए विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इंडियन पोर्ट को टच करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से उसका मतलब लेन देन कर सके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें इसमें पढ़नी थी। हम लोग ने ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म कर लिया। एक्सटर्नल सेक्टर्स में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ऑल द थिंग्स हैव बीन डन, ऑल द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। बेसिकली हम लोग का अब एक और लेक्चर बचा हुआ है, उसी में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से वाइंड अप कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि गो फॉर योर पीटी दिस अपना प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, आप अपना टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अब और कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इफ यू हैव डन दीज लेक्चर अच्छी तरीके से, तो अब आप प्रीलिम्स के लिए गुड टू गो। आप प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से अब पेपर दे सकते हो। यू जस्ट नीड टू रिवाइज योर पीटी और करंट अफेयर्स। सो विद दिस आई विल टेक अ लीव। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगे। वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 लेक्चर, जिसको हम लोग कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे, पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे इकोनॉमिक्स। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली मुझे मन तो नहीं है पीपीटी यूज़ करने का, बट जहाँ नीड होगी मैं पीपीटी यूज़ कर लूँगा, जहाँ नीड होगी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ऑन अ बोर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं। विद दिस नोट, अ गुड नोट, आई विल टेक अ लीव। होप आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके के जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा अभी प्लान है कुछ टाइम के लिए बाहर जाने का, मैं बाहर क्लासेस लेने जा रहा हूँ, उसके भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा कि हाउ डू आई टेक क्लासेस और मैं किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। विल बी सीइंग इन योर वीडियो। तब तक लिए बाय बाय।